ओके, तो अभी तक हम लोग जीओसी में लगभग चीजें कंप्लीट कर चुके हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन लास्ट टाइम भी मैंने किया था कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में डिफरेंस क्या है, कितने टाइप के इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो आज की क्लास भी कहूंगा कि जीओसी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस में से है और मैं शुरुआत करने वाला हूं सबसे पहले कि डिफरेंस क्या है न्यूक्लियोफाइल और बेस में, न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। जैसे देखिए लोन पेयर का डोनेशन बेसिसिटी में किस में होता है, प्रोटॉन को, मतलब जो बेस होगा वो अपना लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट करेगा और जो न्यूक्लियोफाइल होगा दैट डोनेट्स लोन पेयर टू एनी एटम एक्सेप्ट H+, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपने लोन पेयर का डोनेशन किसी को भी करेगा बट प्रोटॉन को नहीं, और जो बेस है वो अपने लोन पेयर का डोनेशन प्रोटॉन को करेगा। जैसे देखो यहां पर OH- ने प्रोटॉन H+ को अटैक किया और यहां से इस एनायन को बाहर कर दिया, तो ये OH- यहां पर क्या काम कर रहा है, एक बेस का, ये एक बेस है। और वहीं अगर यहां देखो तो OH- ने कार्बन R को अटैक किया, X को रिप्लेस किया, तो यहां पर ये OH- एक न्यूक्लियोफाइल है। एक और बात, आपका ये रिवर्सिबल और बाई डायरेक्शनल होता है। भाई एसिड बेस रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं, लेकिन जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इररिवर्सिबल और यूनिडायरेक्शनल है। मतलब अगर इसने इसको रिप्लेस किया तो वापस वो उसको रिप्लेस करेगा, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। ये आपको याद होगा जब मैंने एसिड बेस आपको पढ़ाया है, जब मैंने आपको एसिड बेस पढ़ाया है तो उसमें मैंने डिस्कस किया है कि एसिड बेस रिएक्शंस में हमेशा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से आप डिसाइड करते हो कि कौन अच्छा एसिड या कौन अच्छा बेस है। तो बेसिक स्ट्रेंथ एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है और न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड। अच्छा न्यूक्लियोफाइल मतलब रिएक्शन का रेट फास्टर, तो काइनेटिक से रिलेटेड है। लास्ट में आपका बेसिक स्ट्रेंथ पर स्टेरिक फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं है एक्सेप्ट इन अमाइंस। अगर आपको याद हो तो अमाइंस को अगर छोड़ दें, जैसे अमाइंस में आपको याद होगा हिंड्रेंस की बात की थी हमने, जब हमने बात की थी कि हाउ टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, तो वहां हमने स्टेरिक फैक्टर पढ़ा था। बट न्यूक्लियोफिलिसिटी पर आपका जो है स्टेरिक फैक्टर हमेशा लगेगा, डिक्रीजेज विद स्टेरिक फैक्टर। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। उसका कारण यह है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, मान लो आपके पास एक 3 डिग्री यहां पर हाइलाइट है, कार्बन बॉन्ड हैलोजन, और ये 3 डिग्री है और इस पर भी यहां पर अपने हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं। लेट से इस कंपाउंड को, समझो बात को, लेट से इस कंपाउंड को एक बेस अटैक करता है या फिर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा, अंदर पेनिट्रेट करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पर अटैक करके एक्स को हटाएगा। भाई एज अ न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन को अटैक करेगा और हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, और ये OH- जब ऐसा बेस अटैक करेगा तो इसके बाहरी सरफेस पर जो प्रोटॉन है उनको अटैक करेगा, इसके बाहरी सरफेस पे जो प्रोटॉन है उनको अटैक करेगा बेस। तो आप समझ सकते हो कि बेसिक स्ट्रेंथ पर हिंड्रेंस नहीं लगा क्योंकि उस 3 डिग्री मॉलिक्यूल के अंदर उसको पेनिट्रेट नहीं करना है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी पर हिंड्रेंस लगेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को पेनिट्रेशन करना है, तो अगर साइजेस ग्रुप के बड़े होंगे तो हिंड्रेंस लग जाएगा। इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी पर हिंड्रेंस लगेगा और बेसिक स्ट्रेंथ पर नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन राइज होता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है। देखो लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ किन किन चीजों पर डिपेंड करती है यह मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूं। जब मैं आपको बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा रहा था अमाइंस की, तो बेसिक स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है यह चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। यहां पर मैं चर्चा करने वाला हूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो देखिए इसमें एक पॉइंट है आपका कि एनायन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल इफ डोनर एटम इज सेम। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला एटम सेम है, जैसे यहां O डोनर है, O डोनर है, O डोनर है, मतलब तीनों जगह ऑक्सीजन ही लोन पेयर को डोनेट करेगा, तीनों जगहों पर ऑक्सीजन ही आपका लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यहां पर मैंने बोला है कि जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो बेहतर डोनर होगा दान न्यूट्रल से, दान पॉजिटिव से। और ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है यार, जिसके एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा,
जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा, समझ रहे हो बात, जो एटम नेगेटिवली चार्ज होगा उसका Z इफेक्टिव या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी तो डोनेशन पावर ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इस बात को अप्लाई तभी करिएगा, इस बात को अप्लाई तभी करिएगा जब डोनर एटम सेम हो। अच्छा, डोनर एटम सेम होने पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इफ डोनर एटम इज सेम, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज सेम टू दैट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। कब कब? अच्छा, एक चीज ब्रैकेट में लिखी है, टेक केयर ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन अगर डोनर एटम सेम है तो जो अच्छा बेस है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बट टेक केयर ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस कब पिक्चर में आएगा? जब डिग्री चेंज होगी। जब क्या चेंज होगी? डिग्री। मतलब तुम कह सकते हो कि अगर डोनर एटम सेम है तो जो अच्छा बेस है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अगर डिग्री अलग हो तो 3 डिग्री कभी अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, उसके रिस्पेक्ट में 1 डिग्री अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो एक काम करो, बेसिक क्वेश्चन कंपेयर करना तो मैंने सिखाया ही है आपको, इवन एसिडिक क्वेश्चन भी सिखाया है। तो यहां पर कुछ एक क्वेश्चंस लिखे हैं, इनमें आपको कंपेयर करना है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो मैं चाहूंगा तुम लोग इसमें शुरू हो जाओ, ठीक है, और जरा वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके इसके बाद इन क्वेश्चंस का जवाब दो। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। जैसे अगर मैं यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो तुम्हारे पास है वाटर, तुम्हारे पास है अल्कोहल, तुम्हारे पास है OH माइनस और तुम्हारे पास है RO माइनस। अब अगर ध्यान दीजिए तो वाटर और अल्कोहल में, वाटर और अल्कोहल में अच्छा एसिड है वाटर, तो अच्छा बेस है अल्कोहल। और OH माइनस और RO माइनस में जो अच्छा बेस है वो कौन है? RO माइनस। क्यों? क्योंकि वाटर अगर अच्छा एसिड है, वाटर अगर अच्छा एसिड है तो उसका बेस जो है पुअर होगा। तो अब अगर इन चारों में तुम देखो, इस बात का ख्याल रखते हुए कि नेगेटिव वाला हमेशा बेहतर होगा न्यूट्रल से, तो RO माइनस सबसे आगे आएगा, फिर आएगा OH माइनस, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज्ड हैं और इनमें भी RO माइनस की बेसिक क्वेश्चन बेहतर है। और न्यूट्रल में अगर चलें तो न्यूट्रल में अगर वाटर अच्छा एसिड है तो अल्कोहल बेहतर बेस है। और अगर ये आपका बेसिसिटी का ऑर्डर है तो यही ऑर्डर आपका किसका है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। जो ऑर्डर बेसिसिटी का वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का, अगर डोनर एटम सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी अगर आप देखो तो आपके पास यहां कंपाउंड लिखा है OH माइनस, PHO माइनस, HCOO माइनस और इसके बाद लिखा है RO माइनस। अगर आप लोग इनके एसिड्स लें, कॉन्जुगेट एसिड, तो देखो इसका कॉन्जुगेट एसिड वाटर, इसका फिनॉल, इसका फार्मिक एसिड और इसका अल्कोहल। हमारा जो डिस्कशन हो रखा है उस आधार पर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे आगे आएगी, फार्मिक एसिड की, फिर फिनॉल की, फिर वाटर की और फिर अल्कोहल की। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो फॉर्मेट आयन की सबसे कम, उससे अच्छा PHO माइनस, OH माइनस और RO माइनस। और यही ऑर्डर बेसिसिटी का जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी का होगा, क्योंकि डोनर एटम सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहां भी तुम वैसे ही कर सकते हो, निगेटिवली चार्ज्ड न्यूट्रल से अच्छा है और न्यूट्रल नाइट्रोजन गैस से अच्छा है। अरे यार, नाइट्रोजन गैस की डोनेशन पावर बहुत कम होगी अमोनिया के रेस्पेक्ट में, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड आपका नाइट्रोजन है यहां। अगले क्वेश्चन में नाइट्रेट आयन, एसीटेट आयन और CH3O माइनस। अगर आप देखें तो ये आता है नाइट्रिक एसिड से, जो बहुत स्ट्रांग एसिड है, ये एसिडिक एसिड से, और ये मिथाइल अल्कोहल से, और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का या कह लो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये है। अगला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मिथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, इन सब में, या इसके बाद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या इसके बाद टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ध्यान देना जरा, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ अगर याद होगी तो सबसे अच्छी मिथाइल अल्कोहल की। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे प्लस आई बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे प्लस आई बढ़ेगा और अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे पुअर एसिड। तो सबसे अच्छा बेस कौन? तो फिर सबसे अच्छा बेस यहां पर तुम्हारा जो है, सबसे अच्छा बेस ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सॉरी 1 मिनट, सबसे अच्छा जो बेस है वो ये हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा
बट यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है वो बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा आ रहा है। जबकि मैंने कहा है कि अगर डोनर एटम सेम हो तो जो अच्छा बेस है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बट यहां पर ऑर्डर उल्टा इसलिए है क्योंकि डिग्री बढ़ रही है, और जैसे जैसे तुम डिग्री बढ़ाओगे, बल्कीनेस बढ़ाओगे, वैसे वैसे जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका हिंड्रेंस के कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगा। लेकिन 3 जगहों पर समझिएगा, 3 जगहों पर। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं 3 जगहों पर? 3 जगहों पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में दोनों का डिग्री सेम है। समझिएगा, मेथॉक्साइड और एथॉक्साइड में डिग्री सेम है, तो जब डिग्री सेम है तो अगर एथॉक्साइड बेहतर बेस है तो न्यूक्लियोफाइल भी यही अच्छा है। बट इसके बाद डिग्री चेंज हो गया है तो वो अच्छे बेस भले ही हैं बट अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो सीक्वेंस को केयरफुली ऑब्जर्व करिएगा जो मैंने लिखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1-2 और क्वेश्चन है यहां पर देखो। जैसे छठे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें, छठे क्वेश्चन में तो अच्छा बेस जो है वो सेकंड है। क्यों? इसलिए क्योंकि यहां पर मिथाइल जो है इलेक्ट्रॉन देंगे, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, और बेसिक स्ट्रेंथ पर हिंड्रेंस यहां लगेगा नहीं क्योंकि नाइट्रोजन रिंग में है तो फ्लिपिंग होगी नहीं। जो पीछे पढ़ा हमने, नाइट्रोजन रिंग में है तो फ्लिप होगा नहीं, तो बेसिक स्ट्रेंथ पर हिंड्रेंस यहां लगेगा नहीं, और एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप्स प्लस आई से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी पहले की ही ज्यादा रहेगी क्योंकि ये बल्कि ग्रुप अंदर अटैक करने में, पेनिट्रेट करने में न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देंगे। आगे देखो नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। 7वें में नाइट्रोजन यहां रिंग में है, फ्लिप नहीं करेगा, तो नो डाउट बेसिक स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी अच्छी होगी क्योंकि फ्लिप नहीं करेगा तो हिंड्रेंस नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, ये आपका रोटेट हो सकता है, और अगर ये रोटेट हो जाए तो ये तुम्हारे जो मिथाइल ग्रुप है ना वो सामने आ सकते हैं, और जब सामने आ जाएंगे तो सोचो ये अपने पंख फैला के अटैक करने जा रहा है, तो पंख फैला के अटैक जब करेगा मतलब ये वाले ग्रुप, तो ये उसको हिंडर करेंगे अटैक करने में। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है कौन अच्छा है? फर्स्ट वाला जो रिंग है। और लास्ट केस में भी अगर आप देखो न्यूक्लियोफाइल तो हिंड्रेंस का ख्याल रखते हुए, अच्छा सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं हिंड्रेंस है भी कि नहीं। तो हिंड्रेंस ऑब्वियसली यहां आपके जो ग्रुप हैं वो ज्यादा बल्कि हैं, तो हिंड्रेंस है, और हिंड्रेंस है तो ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, तुम्हारी जानकारी के लिए, ये एक बड़ा स्पेशल कंपाउंड है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं LDA। पूरा नाम है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन। देखो डाई आइसोप्रोपाइल, ये दोनों आइसोप्रोपाइल ग्रुप हैं, लिथियम है अमाइन है, तो नाम है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन, LDA कहते हैं। बाकी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा। तो ध्यान दो यहां पर मैंने क्या क्या तुमको बताया है। मैंने तुमको यह बताया है कि अगर डोनर एटम सेम है तो नेगेटिव आयन हमेशा न्यूट्रल से बेहतर न्यूक्लियोफाइल होगा। दूसरा, अगर डोनर एटम सेम है तो जो अच्छा बेस है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस का ख्याल रखा जाए। एक छोटा सा पॉइंट इसमें और ऐड करता चलूं, यहां पर उसको मैं टर्म जो बोलूंगा उसके लिए वो है अल्फा इफेक्ट। ये अल्फा इफेक्ट क्या है? ये है कि अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें एक जैसे 2 ग्रुप जुड़े हैं, जैसे अमोनिया और NH2NH2, तो यहां दोनों जगह NH2NH2 है। अगर मैं तुम लोगों से कहूं इसमें बेस अच्छा कौन है तो ये है, कारण क्योंकि एक NH2 दूसरे NH2 पर -I लगाएगा, एक NH2 दूसरे NH2 पर -I लगाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बेसिक स्ट्रेंथ घटाएगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल ये अच्छा है, जबकि नियम क्या है? सुनना मेरी बात, जबकि नियम क्या है? नियम यह है कि अगर डोनर एटम सेम है तो जो अच्छा बेस है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। नियम यह है कि डोनर एटम सेम है तो जो अच्छा बेस है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन यहां ऐसा नहीं लगा। इसको कहते हैं अल्फा इफेक्ट, और ये तभी लगेगा जब ये 2 आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हों। जैसे कि अगर मैं कहूं वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अच्छा बेस, तो वाटर क्योंकि एक OH दूसरे से खींचेगा, बट न्यूक्लियोफाइल अल्फा इफेक्ट के कारण वो अच्छा है। और इस पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बोलूंगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा,
बट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दोनों आइडेंटिकल ग्रुप हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कारण उसके होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो फिर लूमो और होमो का इंटरेक्शन अच्छा होगा। भाई इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होता है, खाली डब्बा लूमो, और न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, भरा डब्बा होमो। आपको ये पता है कि होमो से लूमो थोड़ा ऊपर ही रहेगा। भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होंगे होमो, वो थोड़ा नीचे रहेगा और खाली डब्बा ऊपर, और यही इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपल्शन होगा तो होमो की एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी, लूमो के पास आ जाएगा, ओवरलैपिंग बेहतर हो जाएगी। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि यार इतना डिटेल में ना समझने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो गए, कुछ थोड़ा हैवी हो जाएगा ये। बस इतना ध्यान रखो, आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर पड़ोस में जुड़े हैं तो भले ही वो अच्छा बेस नहीं है बट अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, एंड दिस इज अल्फा इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहां पर है कि अगर डोनर एटम डिफरेंट है तो क्या करेंगे, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा अगर वहां पर हमारा जो डोनर एटम है वो डिफरेंट है। तो ध्यान से सुनो, अगर डोनर एटम डिफरेंट है तो सॉल्वेंट का इफेक्ट हमें देखना पड़ेगा। कैसे, वो मैं तुम्हें समझाता हूं। एक बात जो तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं, जो मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, वो ये है कि अगर तुम्हारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे कि सॉल्वेंट है वाटर, पोलर प्रोटिक, केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया है, अल्कोहल, फिनॉल है, अमोनिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH एटसेट्रा। तो मैंने तुम्हें यह बताया है केमिकल बॉन्डिंग में कि दे कैन सॉल्वेट कैटायन एज वेल एज एनायन। केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया है मैंने कि ये कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट कर सकते हैं। मतलब अगर Na+ है तो पानी इसको भी स्टेबलाइज कर देगा इससे दोस्ती करके, क्लोराइड है तो इससे भी दोस्ती करके स्टेबलाइज कर देगा। कैटायन को स्टेबलाइज करेगा अपने नेगेटिव एंड से, ऑक्सीजन से, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इन पर पॉजिटिव होगा। आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ये सब केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन है। और अगर नेगेटिव आयन है तो अपने पॉजिटिव पार्ट मतलब हाइड्रोजन आयंस से आयन डाइपोल अट्रैक्शन से स्टेबलाइज करेगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर पोलर और एप्रोटिक सॉल्वेंट हो, पोलर और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के अगर मैं नाम लूं तो आप लोगों को पढ़ा रखा है डाइमेथाइल फॉर्मेमाइड, डाइमेथाइल एसिटामाइड, डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड DMSO, टेट्राहाइड्राइडोफ्यूरान THF, ईथर, और क्या क्या पढ़ाया है, HMPA, हेक्सामेथाइल फास्फोरामाइड, क्राउन ईथर, ये सब डिस्कस हुआ है केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर्स में, केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स में। तो इनके बारे में था कि कैन सॉल्वेट कैटायन ओनली। क्यों ऐसा है? क्योंकि कैटायन को सॉल्वेट करने के लिए नेगेटिव एंड चाहिए, और नेगेटिव एंड तो इनमें से किसी के पास भी है, लाइक THF, टेट्राहाइड्राइडोफुरान। लेकिन नेगेटिव आयन जो होगा इसको सॉल्वेट करने के लिए प्रोटॉन चाहिए, और प्रोटॉन इनके पास है नहीं, उल्टा इनके साथ रिपल्शन शो करेंगे। इनके लोन पेयर और इस एनायन के लोन पेयर में उल्टा और रिपल्शन होगा। मतलब तुम्हारा पोलर एप्रोटिक नेगेटिव आयन को और रिपेल करके डीस्टेबलाइज करता है। पोलर एप्रोटिक नेगेटिव आयन को रिपेल करके डीस्टेबलाइज करेगा, लेकिन पोलर प्रोटिक आपके नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज करेगा। तो जरा समझिए मेरी बात को। अगर मैं सॉल्वेंट इफेक्ट किसी एक पीरियड में बात करूं, जैसे मान लो तुम्हारे पास है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है, सॉरी नॉट ग्रुप, पीरियड। तो अगर पीरियड की बात करें तो लेट्स से सेकंड पीरियड एलिमेंट्स ले लेते हैं, और आयंस जैसे कि CH3-, NH2-, OH- और फ्लोराइड आयन। और अगर तुम पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो तो इन सबका सॉल्वेशन हो जाएगा, और सबसे ज्यादा बढ़िया सॉल्वेशन जो है ना वो फ्लोराइड का होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड तो वाटर के साथ इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा,
इसका सॉल्वेशन कम होगा, इसका और कम होगा और इसका और कम होगा। बात को समझो, सबसे ज्यादा सॉल्वेशन फ्लोराइड का। क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा, सबसे छोटा है, तो पानी चारों तरफ सबसे ज्यादा उसको ट्रैप कर लेगा, पकड़ के रख लेगा, ऐसे कह लो। तो पानी के अंदर अब जरा मुझे बताओ कि इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? बोलो सोच के जल्दी से। इन सभी में पानी ने किसको बढ़िया से दोस्ती करके स्टेबलाइज किया? फ्लोराइड को। तो फिर पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? CH3-। सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? CH3-। क्योंकि फ्लोराइड का सॉल्वेशन सबसे अच्छा हो गया, स्टेबलाइजेशन सबसे अच्छा हो गया, इसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो गई, तो रिएक्टिविटी कम हो गई। तो पानी में अटैक करने के लिए सबसे ज्यादा अवेलेबल कौन है? CH3-, जिसका साइज बड़ा है, लार्जर इन साइज। और वहीं अगर मैं पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की बात करता, बात को ध्यान देना, तो पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में जब न्यूक्लियोफिलिसिटी निकालते हैं, तो अभी बात की है मैंने कि पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट स्टेबलाइज नहीं डिस्टेबलाइज करता है, उल्टा रिपेल करता है। मतलब अगर डीएमएफ या टीएचएफ आएगा तो इन सारे आयंस की स्टेबिलिटी नहीं बढ़ाएगा, सॉल्वेशन नहीं कराएगा, उल्टा रिपेल करेगा, और सबसे ज्यादा रिपेल छोटे वाले को करेगा, मतलब फ्लोराइड को। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड सबसे छोटा है ना, तो उसके लिए बहुत आसान है ना टीएचएफ के पास जाना हिंड्रेंस के बिना। और अगर फ्लोराइड में के अंदर रिपल्शन यहां सबसे ज्यादा होगा, तो फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, सबसे ज्यादा दुखी होगा। और अगर वो सबसे ज्यादा दुखी होगा तो सबसे पहले अटैक करना चाहेगा जो तुम्हारा सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट। मुझे लगता है कि मैं दोबारा बता दूं, ठीक है। मैंने ये कहा है कि पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में फ्लोराइड आयन जो सबसे छोटा है वो सबसे ज्यादा सॉल्वेट होकर स्टेबलाइज हो जाएगा, तो बड़ा वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल। और पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट इनको स्टेबलाइज नहीं डिस्टेबलाइज करते हैं, उल्टा रिपेल करते हैं, और सबसे छोटा वाला ही रिपेल सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा दुखी होगा, सबसे तेजी से अटैक करेगा, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो नियम क्या बन रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि इसका क्यों ना एक रिजल्ट बना लिया जाए, तो रिजल्ट ये बन रहा है कि पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में जो बिगर है, जो बड़ा वाला आयन है, बिगर आयन बेटर न्यूक्लियोफाइल। जो बड़ा है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। और पोलर, अगर मैं बात करूं यहां पोलर और ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में, तो कह सकते हैं स्मॉलर आयन जो सबसे छोटा है, बेटर न्यूक्लियोफाइल, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। इस रिजल्ट को आप लोग याद रखिएगा। मुझे लगता है पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते समय हम इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो ढंग से, मतलब जितना इंपॉर्टेंट कह दिया जाए कम है। 5 स्टार कॉन्सेप्ट। जो बड़ा है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल पोलर प्रोटेक्ट में, और जो छोटा है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल पोलर ए प्रोटेक्ट में। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रुप की बात कर लो और इसी रूल को अप्लाई कर दो। तो अगर ग्रुप की बात करो, लेट्स से फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनकी बात करो, तो अगर पोलर और प्रोटेक्ट सॉल्वेंट लोगे तो जो बड़ा है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, और पोलर और ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट लोगे तो जो अच्छा है वो न्यूक्लियोफाइल। इस रूल को फॉलो कर लोगे, कभी समस्या नहीं आनी है। पोलर प्रोटेक्ट में बड़े वाले अच्छे न्यूक्लियोफाइल, पोलर ए प्रोटेक्ट में छोटे वाले अच्छे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अगर आप चाहें तो कुछ एक एग्जांपल में मैकेनिज्म से तुमको दे रहा हूं। हालांकि रिएक्शन मैकेनिज्म के एग्जांपल्स हैं, और अभी मैंने तुम लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ाई है, लेकिन ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे पहले क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन में यहां एक इलेक्ट्रोफाइल रखा है CH3I, जिसमें एक लीविंग ग्रुप है आयोडीन, और O पर नेगेटिव जो आपको दिख रहा होगा, तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ रहा होगा कि जो नेगेटिव है वो O पर भी हो सकता है और C पर भी हो सकता है, अगर रेजोनेंस करा दें। इसका मतलब तुम्हारे पास जो रिएक्टेंट है उसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर O- भी हो सकता है और C- भी, O- और C- भी। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि जब CH3I का रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में कराओगे, तो वाटर पोलर प्रोटेक्ट है, और यहां पर C- और O- में बेहतर न्यूक्लियोफाइल कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन का साइज बड़ा होता है।
और जब वही रिएक्शन तुम डीएमएफ की प्रेजेंस में कराओगे, पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, तो कार्बन माइनस में और O माइनस में बेहतर न्यूक्लियोफाइल O माइनस रहेगा, जो छोटा रहेगा। तो जब वाटर रहेगा तो CH3I को अटैक कार्बन करेगा C माइनस, और आयोडीन को यहां से रिप्लेस करेगा, और तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा। देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म सिखाऊंगा तब इस तरह की बातें रोज ही आएंगी। जस्ट मैं एक दो एग्जांपल लेकर समझाना चाह रहा था। और जब डीएमएफ है तो O माइनस बेहतर न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करके I को रिप्लेस करेगा, तो तुम्हारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा। कई एग्जाम्पल हैं तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसके कई एग्जाम्पल हैं। जैसे यहां पर देखो लिखा है CH3I एक्सेस एंड वाटर। सबसे पहले अगर तुम ध्यान दो, समझिएगा जरा, CH3I एक्सेस एंड वाटर, देखो भले ही O पर लोन पेयर है, लेकिन O का लोन पेयर रेजोनेट होकर C पर भी आ सकता है, O का लोन पेयर C पर भी आ सकता है। और वाटर में अभी हमारी बात हुई है कि C माइनस और O माइनस में बेहतर न्यूक्लियोफाइल कौन है? C माइनस, अगर आपके पास पोलर प्रोटेक्ट है। इसका मतलब ये रेजोनेट होकर यहां का C एस पर अटैक करेगा, और ऐसा होने पर देखो क्या क्या बनेगा। यहां आएगा डबल बॉन्ड OH प्लस, समझो बात को, यहां पर जुड़ेगा CH3, ये डबल बॉन्ड OH, और यहां पर भी डबल बॉन्ड OH। अब इसके डीप्रोटोनेशन के बाद ये डीप्रोटोनेशन में जाएगा, फिर टॉटोमराइजेशन होगा, बात को समझिएगा, फिर टॉटोमराइजेशन होगा, और टॉटोमराइज होने के बाद, टॉटोमेरिज्म अभी मैंने नहीं सिखाई है, ठीक है, आगे सिखाऊंगा, लेकिन जब ये टॉटोमराइज हो जाएगा तो ये स्थिति आएगी, बात को समझो। और यही काम एक बार दोबारा फिर हो जाए, फिर से यहां पर लोन पे रेजोनेट होकर यहां है, और फिर एक बार CH3I को अटैक करे, क्योंकि CH3I तो एक्सेस है, फिर यही काम दो बार इस OH और दो बार इस OH के साथ हो, तो अगर आप लोग समझे हो तो फाइनली जो यहां सिचुएशन आएगी वो 3 यहां कार्बोनिल ग्रुप, 2 मिथाइल यहां, 2 यहां, 2 यहां। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड है। यहां भी सेम है, देखो ये O नेगेटिव पहले रेजोनेट होगा और C माइनस अटैक करेगा, क्योंकि वाटर के केस में C माइनस बेहतर न्यूक्लियोफाइल है, तो स्थिति ऐसी कुछ आ जाएगी, ये वाली स्थिति ऐसे कुछ। लेकिन बाद में ये टॉटोमराइज हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म की जानकारी हमें है तभी ये समझ आएगा, और ऑब्वियसली जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ये सब, तो वो ये सब केयर नहीं करेंगे। जैसे जो स्टूडेंट्स क्लास 12th के हैं और ये पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो इन क्वेश्चंस को अभी वो ना समझें, लेकिन जो 12th पास्ड स्टूडेंट्स हैं वो अगर इसको पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा। ओके, और भी रिएक्शंस हैं, लेकिन अभी मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आगे सब आएंगी। कोल्बे सिमिडेट रिएक्शन, राइमर टाइमैन रिएक्शन, RATR, बड़ी फेमस रिएक्शंस हैं। इन सभी में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है जो हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना यूजफुल कॉन्सेप्ट है। बट चलिए अभी यहां पर इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग अभी तो सिर्फ GOC को पहले खत्म करना चाहेंगे। और GOC में हमारा ये अगला जो टर्म है यहां पर लिखा हुआ लीविंग ग्रुप, ये क्या है? जैसे जब भी आप कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराते हैं, सब्स्टिट्यूशन, जैसे मान लो वहां पर तुमने किसी Y माइनस का अटैक कराया R पर, और ये बन गया आपका RY, और लीविंग ग्रुप भाग के चला गया। जैसे एल्काइल हैलाइड है मान लो RX, तो यहां से X भाग गया। तो लीविंग ग्रुप क्या होता है? लीविंग ग्रुप इज अ ग्रुप विच गोज आउट विद द इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यूरिंग हेटेरोलिसिस। जब आप इस तरह के रिएक्शंस कराते हो, ठीक है, कि आपने RX पर Y माइनस का अटैक कराया और ये X भाग गया, तो बन गया RY प्लस X माइनस। तो यहां पर आपका जो R है जिस पर अटैक हो रहा है वो कहलाता है सबस्ट्रेट। क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट, क्योंकि उस पर विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो R को कहते हैं सबस्ट्रेट, जो अटैक किया वो रिएजेंट है, अभिकर्मक रीजेंट, और X माइनस जो भाग किया गया वो न्यूक्लियोफाइल, सॉरी लीविंग ग्रुप है। अब यहां पर यार एक बड़ी सिंपल से बात है कि जो लीविंग ग्रुप है दे आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लाइक Cl माइनस, Br माइनस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा। मतलब जो भाग के जा रहा है
वो एक स्टेबल आयन भी हो सकता है और एक न्यूट्रल स्पीसी भी हो सकता है। वो आगे के रिएक्शंस में हमें दिखेगा, बट एक शर्त बड़ी जरूरी है कि भाई सिंपल सी बात है कि जब y r को अटैक करके x को भगाएगा तो क्यों भागेगा? वो कहेगा मैं नहीं भागूंगा, मैंने ऑलरेडी बॉन्ड बना रखे हैं। लेकिन अगर x भागने के बाद स्टेबल बना रहेगा, अगर x भागने के बाद जो आयन बना x माइनस वो स्टेबल है, तो कहेगा ठीक है जा रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपकी दोस्ती का, मैं अच्छा लिविंग ग्रुप है, मैं जा सकता हूं। इसका मतलब लिविंग ग्रुप अच्छा कौन है? जिसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी अच्छी है, जो अपने आप में स्टेबल है। भाई घर छोड़ के कौन जाएगा? घर छोड़ के वही जाएगा जिसको घर की जरूरत नहीं है, या घर छोड़ के जाने के बाद भी वो अपने आप में स्टेबल स्पीसी है। तो ध्यान रहे कि जो तुम्हारा लिविंग ग्रुप होता है वो एक स्टेबल आयन या स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। मतलब योर लिविंग एबिलिटी इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। और हम कह सकते हैं कि जो लिविंग एबिलिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। अच्छा, ऐसा क्यों? बेसिसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों? क्योंकि जो लिविंग ग्रुप है x माइनस, वो जितना पुअर बेस होगा, जितना वीक होगा, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। ये बात तो पढ़ाई है ना मैंने आपको पीछे एसिड बेस जब पढ़ा रहा था तो मैंने क्या कहा था कि जो जितना स्टेबल है वो उतना ही वीक होता है। तो अगर लिविंग ग्रुप को स्टेबल होना है तो वो पुअर बेस होना चाहिए। मतलब जितना पुअर बेस होगा, वीक बेस होगा, उतना अच्छा लिविंग एबिलिटी होगा। इसका मतलब अगर कभी भी तुम्हें कंपेयर करना हो कि 3-4 कंपाउंड्स दिए हैं या आयंस दिए हैं कि उनमें अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, क्योंकि देखिए जब हम आगे चल के पढ़ेंगे ना तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंपॉर्टेंट है कि अटैक कौन बढ़िया करेगा, और यह भी इंपॉर्टेंट है कि भागता कौन आसानी से है। क्योंकि मान लो अगर लिविंग ग्रुप गया ही नहीं या लिविंग ग्रुप ने मना कर दिया कि मैं जाऊंगा ही नहीं, तो कहां रिएक्शन होगी, कितना भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं लिविंग ग्रुप के बारे में और कह रहे हैं कि भागने वाला ग्रुप जितना पुअर बेस हो, वीक बेस हो, उतना ही स्टेबल होगा और आसानी से चला जाएगा। तो जब भी तुम्हें कंपेयर करना होगा लिविंग एबिलिटी, देखिए क्वेश्चन है यहां, कंपेयर लिविंग एबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, तो हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा, जितना खराब बेस उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। अच्छा, ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। अरे यार x माइनस जितना पुअर बेस होगा, HX उतना ही आपका स्ट्रांग एसिड होगा ना। तो ये भी तो कह सकते हो कि जितने स्ट्रांग एसिड से आएगा उतना पुअर बेस होगा, उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। जैसे अगर तुम देखो तो CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस में सबसे अच्छे एसिड से आया है कौन? HF से। ये आपको पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर किसी पीरियड में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, पढ़ चुके हैं। लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसका मतलब HF का ये आयन है और HF इन चारों में सबसे अच्छा एसिड है, तो ये सबसे खराब बेस है। और अगर सबसे खराब बेस है, बात समझ आई, सबसे खराब बेस है तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है इन चारों में। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आया कि अगर मीथेन में, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मीथेन में, अमोनिया में, सॉरी इसको जो है यहां लिख देता हूं मैं, अगर हमारा मीथेन में, अमोनिया में, वाटर में और HF में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है एसिडिक का, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब फ्लोराइड सबसे खराब बेस और जितना खराब बेस उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। सिमिलरली HF, HCl, HBr, HI सबसे अच्छा एसिड HI, तो I माइनस सबसे खराब बेस और उसकी लिविंग एबिलिटी सबसे अच्छी। नेक्स्ट अमोनिया, वाटर, H2S और N2 गैस। नो डाउट H2 आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं इन तीनों में, तो इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, मतलब H2S सबसे अच्छा एसिड है, वाटर से अच्छा है और वाटर अमोनिया से। तो फिर बेस अच्छा कौन है? बेस अच्छा होगा अमोनिया का। तो खराब बेस किसका है? H2S का। तो लिविंग एबिलिटी सबसे अच्छी किसकी होगी इन तीनों में? H2S की। ये समझ आया क्या मैंने बोला है? मैंने बोला है H2S अगर सबसे अच्छा एसिड है तो सबसे खराब बेस है तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। और नाइट्रोजन तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा ही,
क्योंकि वो तो यार एक इनर्ट गैस है और बहुत स्टेबल स्पेसी है, तो वो तो सबसे अच्छा रहेगा लिविंग ग्रुप। HS माइनस और OH माइनस, अगर वाटर और H2S में अच्छा एसिड H2S है, अच्छा एसिड H2S है, तो H2S का बेस पुअर होगा, तो लिविंग एबिलिटी भी HS माइनस की अच्छी। तो ऐसे आप लोग अगर कंपेयर करें ना, तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अब यहां पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं आंसर लिख रहा हूं। जैसे इन चारों में लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर अगर देखा जाए, अगर लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए तो इन चारों में आप चेक कर डालना, ये है वाटर SH और OH में SH अच्छा एसिड, खराब बेस, अच्छा लिविंग ग्रुप। आप चेक कर डालना, जितने अच्छे एसिड से आएगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जितने स्ट्रांग एसिड से आएगा उतना ही पुअर बेस होगा, उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप। तो सीधे सीधे कहो ना, जितने स्ट्रांग एसिड से आएगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। यहां भी चेक कर लो, चेक कर लो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, फ्लोरीन आने से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एसिडिक स्ट्रेंथ वहां की अच्छी रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये दो तीन तुम्हारे थोड़ा स्पेशल लिविंग ग्रुप हैं, समझाना चाहूंगा। बेंजीन रिंग पर एक मिथाइल, इसको कहते हो टालुइन, बेंजीन रिंग पर एक मिथाइल को कहते हो टालुइन, और इस पर अगर S डबल बॉन्ड OS डबल बॉन्ड हो तो इसको कहते हैं पैराटॉसिल, पी-टॉसिल, पैराटॉसिल। इस ग्रुप का नाम है पैराटॉसिल। ठीक है, पी-टॉसिल, TS। अच्छा, यहां पर एक O माइनस एक्स्ट्रा है, तो इसको लिखा जाएगा OTS माइनस, और इसको टॉसिल के बजाय कहते हैं टॉसिलेट आयन, टॉसिलेट आयन। ऐसे इसको कहते हैं OBS आयन, और नाम है ब्रोसिलेट आयन, ब्रोसिलेट। और इसको कहते हैं ONS नाइट्रो ग्रुप, ONS माइनस, और इसको कहते हैं नॉसिलेट आयन। तो मान लो अगर कहीं लिखा होगा ROTS, तो कंफ्यूज मत होना कि जो OTS है वो टॉसिलेट ग्रुप है, जो एक लिविंग ग्रुप है। क्वेश्चन है कि इनकी लिविंग एबिलिटी कैसे कंपेयर करें, तो बड़ी आसान सी बात है भाई, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, यहां -M, यहां बड़ा है -I, और यहां तो +H है, तो जितना ज्यादा स्ट्रांग विड्रॉइंग ग्रुप होगा वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रही होगी, तो लिविंग एबिलिटी भी वहीं ज्यादा रही होगी। तो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी अच्छी रही होगी उसी के आयन की लिविंग एबिलिटी अच्छी होगी। ओके, अच्छा, इसी आधार पर हम लोग लिविंग ग्रुप्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। लिविंग एबिलिटी के आधार पर बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज की लेक्चर का, ये मैं इतना बता दूं। इसके बाद बस मैं आपको टॉटोमेरिज्म सिखाऊंगा जीओसी में अगले 2 लेक्चर्स में, और ये खत्म हो जाएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म पर पहुंच जाएंगे। बट बी केयरफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा इस क्लास का। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं कि लिविंग एबिलिटी के आधार पर हमारे लिविंग ग्रुप 3 प्रकार के, बैड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, सुपर लिविंग ग्रुप। बैड लिविंग ग्रुप वो हैं जिनका नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। कौन है? फ्लोराइड आयन है, OH माइनस है, NH2 माइनस है, RO माइनस है, ये सब बैड लिविंग ग्रुप है। कारण इनका नेगेटिव स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। जैसे आप कह सकते हो यार फ्लोरीन का नेगेटिव स्टेबल नहीं है, फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट यहां पर ये इतना स्टेबल नेगेटिव नहीं है कि लिविंग ग्रुप की तरह काम करे। जैसे OH माइनस लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, लेकिन वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है। RO माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, बट अल्कोहल अच्छा लिविंग ग्रुप है। NH2 माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, और तुम्हारी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अमोनिया भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। जैसे OH माइनस बैड है बट वाटर गुड है, क्योंकि न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है। RO माइनस बैड है बट ROH गुड है, और NH2 माइनस बैड है और अमोनिया भी बैड है, भले ही न्यूट्रल है। कारण यह है कि अमोनिया ऑलरेडी एक बड़ा अच्छा बेस होता है, गुड डोनर होता है, स्ट्रॉन्गर बेस होता है, तो न्यूट्रल होने के बावजूद भी अच्छा बेस है और लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है। बाकी के लिए अगर बात करूं तो मैं क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, OTS माइनस, ONS माइनस, OBS माइनस, सुनते रहना। अच्छा, RC डबल बॉन्ड O माइनस गुड लिविंग ग्रुप है।
भले ही O पे नेगेटिव है। जैसे OH माइनस का लिविंग एबिलिटी अच्छा नहीं है क्योंकि नेगेटिव स्टेबल नहीं है, बट ये नेगेटिव स्टेबल है क्योंकि यहां डबल बॉन्ड O हाथी इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो RCOO माइनस, RSO3 माइनस एटसेट्रा, ये सब हैं गुड लिविंग ग्रुप। और सुपर लिविंग ग्रुप वो हैं जो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, नाइट्रोजन गैस CO, CO2, SO2, SO3 एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि ये आयन ही नहीं है, न्यूट्रल हैं, और न्यूट्रल होने के साथ साथ बहुत ही स्टेबल आपके मॉलिक्यूल हैं, तो इनकी लिविंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। आगे चल के इस सब कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। और जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा ना, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, हमारी रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे देखो यहां क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे पास सुपर लिविंग ग्रुप है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सबस्ट्रेट से पोलर सॉल्वेंट में बिना किसी अटैक के भाग जाता है। बात को समझो, जैसे अगर तुम्हारे पास RN2 प्लस है ना, समझो, तो बिना किसी अटैक के नाइट्रोजन गैस भाग जाएगी, R प्लस बनेगा और नाइट्रोजन गैस बनेगी। ये R का डिग्री चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस की लिविंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो बिना किसी अटैक के भागेगा, कार्बोकैटायन बनाएगा, तब इस पर Y माइनस का अटैक होगा और RY बनेगा, और रिएक्शन तुम्हारी SN1 होगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मल्टी स्टेप। आगे चल के पढ़ा जाएगा इसके बारे में डिटेल डिस्कशन। मतलब अगर सुपर लिविंग ग्रुप है तो बिना अटैक के पहले वो भागेगा, तब उस पर अटैक होगा, रिएक्शन मल्टी स्टेप होगी। तुम कहोगे मान लो कोई अटैक करे तो क्या होगा? अटैक करेगा तो भी अटैक करने की स्पीड से ज्यादा भागने की स्पीड रहेगी। मतलब अगर कोई अटैक भी कर रहा है तो अटैक करने से ज्यादा स्पीड भागने की स्पीड रहेगी, रिएक्शन हमेशा मल्टी स्टेप होगा। पहले वो भागेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, तब Y माइनस का अटैक होगा। बात समझ आ रही है? लेकिन ध्यान रहे, सॉल्वेंट यहां पोलर होना चाहिए। ये किस लिए चाहिए? ताकि ये जो कार्बोकैटायन बना है इसकी स्टेबिलिटी को पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेट करके बढ़ा सके। मतलब अगर यहां पर ये गैस फेज हुआ तो ये काम नहीं होगा। पोलर सॉल्वेंट चाहिए जो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सके, सुपर लिविंग ग्रुप भाग जाएगा और कार्बोकैटायन पर बाद में कोई अटैक करेगा तो बिना अटैक के भाग जाएगा। लेकिन अगर गैस फेज होगा तो भागेगा, लेकिन गैस फेज में अटैक कराने पे भागेगा। और सोचो, अगर ये अटैक करेगा तब भागेगा तो रिएक्शन सिंगल स्टेप होगी, क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? अगर अटैक करके भागेगा तो अटैक हुआ और भाग गया एक साथ, सिंगल स्टेप, और R कार्बोकैटायन R प्लस बना ही नहीं क्योंकि अटैक हो गया ना तुरंत। समझ आई बात? तो रूल क्या है कि अगर कोई सुपर लिविंग ग्रुप है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कोई भी सबस्ट्रेट रहे बिना अटैक के भाग जाएगा। पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, गैस फेज नहीं। जैसे एक दो और एग्जांपल मैं लूं, जैसे RN2 प्लस तो है ही कि ये हमेशा इधर को टूटेगा और बनेगा R प्लस और नाइट्रोजन गैस भाग जाएगा। ऐसे ही अगर RC डबल बॉन्ड O माइनस हो तो ध्यान रहे कि फिर ये ऐसे टूट कर भागेगा। कारण क्योंकि जब ये इधर को टूटेगा, यहां कार्बन पर प्लस आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और R माइनस आएगा। और अगर इन केस यहां पर फ्री रेडिकल है तो ये होमोलिटिक मैनर में टूटेगा, ताकि अनपेयर्ड की बॉन्डिंग से CO2 निकल जाए और R रेडिकल। तो ये इस तरह के कुछ हैं केसेस जो हमको सुपर लिविंग ग्रुप के बारे में आगे दिखेंगे, कि जो सुपर लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो बिना किसी अटैक के पोलर सॉल्वेंट में रिलीज हो जाएगा। अगला सुनो, आगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा कह सको इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट है ये सब, बस ऐसा समझ लो। अगर कोई गुड लिविंग ग्रुप है तो सेम प्रॉपर्टी शो करता है लेकिन सिर्फ 3 डिग्री के साथ, एज डिड सुपर लिविंग ग्रुप। मतलब जैसे अगर मान लो ब्रोमाइड आयन है तो अगर वो 3 डिग्री से जुड़ा है सुपर लिविंग ग्रुप तो सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब बस पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, ये भाग के कार्बोकैटायन बना लेगा और रिएक्शन तुम्हारी मल्टी स्टेप हो जाएगी। समझ आई बात? मतलब सुपर लिविंग ग्रुप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सबसे तुरंत भाग जाएगा, क्योंकि वो सुपर लिविंग ग्रुप है ना, तो कहता है कि मुझे भागना है, तुम्हारी डिग्री से मुझे मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर ये गुड है, सुपर नहीं,
तो ये 3 डिग्री से तो भागेगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है और 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकैटायन उतना स्टेबल नहीं होते हैं। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री से नहीं भागेगा अपने आप, 3 डिग्री से बिना टैग के भाग जाएगा गुड लिविंग ग्रुप, और सुपर लिविंग सबसे भाग जाएगा। अच्छा, गुड लिविंग ग्रुप अगर 1 डिग्री 2 डिग्री से जुड़ा है तो फिर भागेगा सिर्फ अटैक से। गुड लिविंग ग्रुप लीव्स फ्रॉम 1 डिग्री 2 डिग्री सबस्टेट बाय इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक इन पोलर सॉल्वेंट। मतलब अगर आर एक्स में तुम्हारा ये आर 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो ये अपने आप तो नहीं भागेगा, लेकिन अगर तुम पोलर सॉल्वेंट में किसी का अटैक करा दो तो जरूर आर वाई और एक्स माइनस बनेगा। रिएक्शन कैसी हो जाएगी? सिंगल स्टेप। और ये जो अटैक है ना वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकता है। एक्सटर्नल का मतलब कोई बाहरी व्यक्ति आके अटैक करे, और इंटरनल का मतलब कार्बन, कार्बन यहां क्लोरीन है गुड लिविंग ग्रुप, और इंटरनल न्यूक्लियोफाइल O माइनस पोलर सॉल्वेंट, इंटरनली इसने अटैक किया, क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया और आपको एक साइक्लिक ईथर मिल गया। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो है तुम्हारा इंटरनल अटैक का, कि इंटरनली एक न्यूक्लियोफाइल O माइनस ने गुड लिविंग ग्रुप को भगा दिया। और ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है तुम्हारा वो एक्सटर्नल अटैक का है। तो क्या नियम है? सुपर लिविंग ग्रुप सबसे भाग जाएगा किसी भी डिग्री से बिना अटैक के, मल्टी स्टेप रिएक्शन, लेकिन गैस फेज में अटैक से भागेगा सिंगल स्टेप। गुड लिविंग ग्रुप 3 डिग्री से वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो सुपर लिविंग ग्रुप, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री से तभी भागेगा जब इंटरनल या एक्सटर्नल अटैक हो और रिएक्शन तुम्हारी सिंगल स्टेप रहेगी दोनों बार। लास्ट में बचा बैड लिविंग ग्रुप, याद बिल्कुल बैड लिविंग ग्रुप। अच्छा, इसका बैड लिविंग ग्रुप नाम ही इसीलिए है क्योंकि भागता ही नहीं है, सिर्फ इंटरनल अटैक से भागता है। जैसे अगर कोई एल्काइल फ्लोराइड है ना और इस पर तुम Y माइनस का अटैक करा दो, पोलर सॉल्वेंट ले लो, कोई नो रिएक्शन, क्योंकि फ्लोराइड भागेगा ही नहीं, बैड लिविंग ग्रुप है। सिर्फ तभी भागेगा जब इंटरनल अटैक हो। अरे ऐसा समझ लो, लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूं। मान लो तुम अपने घर से भागना नहीं चाहते हो किसी भी हालत में, कितना भी कोई बाहरी व्यक्ति कहे नहीं भाग रहे हो, लेकिन अगर घर वाला ही कोई कहे, तुम्हारा फैमिली मेंबर, कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं, तो ये बात तुम्हारे दिल को लगेगी, चोट पहुंचेगी कि तुम्हारे घर ही वाले तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, तब तो एक ना एक दिन तुम भाग ही जाओगे। उसी चीज को टेक्निकली मैं कह रहा हूं कि अगर कोई बैड लिविंग ग्रुप है जिसकी लिविंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर इंटरनल अटैक होगा तो भाग जाएगा। कारण यह है ना कि जब इंटरनल अटैक होता है तो अटैक की पॉसिबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि किसी बाहरी मॉलिक्यूल के आके कोलाइड नहीं करना है, ठीक है, इंटरनल आयन ही अटैक कर लेगा। तो ध्यान रहे कि बैड लिविंग ग्रुप इंटरनल अटैक से भागेंगे, लेकिन एक और तरीका बताऊं कि बैड लिविंग ग्रुप इंटरनल अटैक से भागने के बजाय आप ये भी तो कर सकते हो कि उसकी लिविंग एबिलिटी बढ़ा के उसको गुड लिविंग ग्रुप में बदल दो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल OH माइनस एक बैड लिविंग ग्रुप है और ROH पर अगर तुम पोलर सॉल्वेंट ले लो नहीं भागेगा, पोलर सॉल्वेंट के साथ Y माइनस अटैक करा दो तो भी नहीं भागेगा क्योंकि बैड लिविंग ग्रुप। तो एक काम करो, सबसे पहले अल्कोहल का प्रोटोनेशन कराओ, तो ये बन जाएगा ROH2+। क्या करो, इसकी लिविंग एबिलिटी बढ़ाओ। कैसे? H+ का अटैक कराओ OH पर, अल्कोहल पर, प्रोटोनेशन हो गया और अब ये भाग जाएगा, क्योंकि अब जो भागने वाला है वो गुड लिविंग ग्रुप वाटर है। तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास ये भी एक ऑप्शन है कि तुम अपने बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर लो। और उसका तरीका जैसा कि मैं बता रहा हूं कि अल्कोहल है तो प्रोटोनेशन करा के भगा दो, क्योंकि वाटर गुड लिविंग ग्रुप है। और दूसरा, अगर NH2 की मैं बात कहूं, जैसे NH2 भी बैड लिविंग ग्रुप है, तो NH2 में भी जैसे है कि RNH2 पोलर सॉल्वेंट में नहीं भागेगा, पोलर सॉल्वेंट के साथ Y माइनस डाल दो, अटैक कराओ तब भी नहीं भागेगा। अच्छा, प्रोटॉन डालो तो भागेगा क्या? यहां से OH में तो हमने प्रोटॉन डाल के भगा दिया, OH में तो प्रोटोनेशन करके हमने उसको भगा दिया। क्या आपका RNH2 भागेगा प्रोटोनेशन से? तो जहां तक मेरी जानकारी है कि नहीं भागेगा, क्योंकि अमोनिया भी बैड लिविंग ग्रुप है।
तो अमाइन को तुम प्रोटोनेशन से भी नहीं भगा सकते, उसका स्पेशल प्रोसीजर है डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन का डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग आगे की वीडियोस में या आगे के लेक्चर्स में करेंगे, बट एक बेसिक बात अगर बताऊं, मतलब शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल्ड डिस्कशन नहीं, ये इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, और वो ये है डाइजोटाइजेशन कि अगर तुम्हारे पास कभी किसी रिएक्शन में HNO2 प्रेजेंट हो या NaNO2 प्लस HCl प्रेजेंट हो और RNH2 पर इनका अटैक करा दिया जाए, इनमें से किसी का, तो मैं आगे चल के तुम्हें पढ़ाऊंगा कि HNO2 या NaNO2 प्लस HCl इस पर जब रिएक्शन करेंगे उसकी मैकेनिज्म भी आगे सिखाऊंगा, तो वो RNH2 ग्रुप को डायरेक्टली RN2 प्लस में बदल देते हैं। और फिर क्या है सोचो, अब तो तुम्हारे पास सुपर लिविंग ग्रुप है, पोलर सॉल्वेंट में तुरंत भाग जाएगा। तो क्या समझे यहां तक कि बैड लिविंग ग्रुप या तो इंटरनल अटैक से भागेंगे या लिविंग एबिलिटी बढ़ा के। अल्कोहल्स में OH की लिविंग एबिलिटी बढ़ाने का अच्छा तरीका है कि प्रोटोनेशन कराओ, और अमाइंस की लिविंग एबिलिटी बढ़ाने का तरीका है कि डाइजोटाइजेशन कराओ, RNH2 को बदल दो RN2 प्लस, सुपर लिविंग ग्रुप है, भाग जाएगा। तो ये बहुत सारी जानकारी मैंने दे दी है आज आपको न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप्स के बारे में। बस लास्ट में जाते जाते एक स्पेशल लिविंग ग्रुप आपको बता के जा रहा हूं, जिस पर आगे कभी चर्चा करेंगे, कि यहां पर हमारे पास एक स्पेशल लिविंग ग्रुप है। इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा स्पेशल है, स्पेशली जेई एडवांस्ड के लिए, कि ये स्थिति है यहां पर कुछ, दिस इज O बॉन्ड H। जब ये OH माइनस आता है और इस पोजीशन से प्रोटॉन निकालता है, क्योंकि आपको पता है कि ये पोजीशन एसिडिक है, क्योंकि यहां का नेगेटिव हाथी से स्टेबलाइज हो जाता है, तो आता है आपके पास एक एनायन यहां पर माइनस, और यहां पर ऐसी कुछ स्थिति। फिर क्या होता है कि आपका O माइनस ये इंटरनल अटैक से यहां से इसको भगाता है, और फिर ये ऐसे भागता है। जरा समझने की कोशिश करिएगा कौन कहां कहां जा रहा है। जब ऐसा होगा तो सबसे पहले तो इसके भागने के बाद यहां डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यहां डबल हो जाएगा। यहां जब भागा तो यहां माइनस आया और इस O पर प्लस आया, डबल बॉन्ड से कीटोन बन गया, और रिलीज कौन हो गया साथ में, H माइनस। कई बार स्टूडेंट्स को या लोगों को यह बात सही नहीं लगती है कि O और H का बॉन्ड H की तरफ मैंने तोड़ दिया है, जबकि O और H का बॉन्ड H की तरफ तो नहीं टूटना चाहिए, ज्यादा ताकतवर तो O है, बट एक्चुअली है ये इसलिए इस तरह का कॉन्सेप्ट क्योंकि बनने वाले सारे कंपाउंड अपने आप में स्टेबल हैं। ये देखो पाई और पाई आपस में कॉन्जुगेशन में रेजोनेट हो रहे हैं। ये आपका एक कीटो ग्रुप है, कीटोन तो अपने आप में स्टेबल है, और H माइनस भी स्टेबल है, H प्लस अनस्टेबल है, H माइनस स्टेबल है, क्योंकि उसका डुप्लेट कंप्लीट है। तो इसीलिए अच्छा तो मैंने इसको नाम दिया है स्पेशल लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये बड़ा ही थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है, और स्पेशली एडवांस के क्वेश्चंस में हमें मिल सकता है कभी। तो ये डिस्कशन मैं यहां पर अब स्टॉप करूंगा। ये सारा का सारा डिस्कशन हमारा था रिलेटेड टू न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी और आपके लिविंग ग्रुप्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बातचीत की शुरुआत जो करेंगे वो होगा टॉटोमेरिज्म। थैंक यू।